नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए अब हम शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। चूंकि हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है तो हम लोग शुरू करेंगे क्या, इसका रिवीजन। ठीक ना, एक एक लाइन आराम आराम से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन रिवीजन जितना बार होगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक ना। एटॉमिक थियरी है ना, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में तो एनसीईआरटी वाइज सारा कुछ है हम लोग का, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, देखिए लिखा हुआ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन, यानी डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो किस चीज को एक्सप्लेन कर पाती थी, तो कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? एंटोनी लेवासियर ने। किसने? एंटोनी लेवासियर। किसने दिया था? एंटोनी लेवासियर। ठीक ना, एंटोनी लेवासियर ने इसको दिया था। आगे बता रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था। जोसेफ प्रोस्ट, ठीक ना, इसने दिया था। तो इस थियरी को भी एक्सप्लेन करती थी। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कुछ खुद डाल्टन ने दिया था, यानी इन तीनों को जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसको ये बाकायदे एक्सप्लेन कर पाती थी, ये एबल थी एक्सप्लेन करने में। पूछा जाए कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो थी वो क्या चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाती थी, कहेंगे इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे उनके बारे में इससे कुछ नहीं पता चलता था। ठीक, आगे हम लोगों ने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब, उसके बाद कैथोड रे, ये पढ़ा था। बिल्कुल, कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब से हमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला था। ठीक, तो अब इसमें क्या था, कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैसेस थी वो कैसे ऑब्जर्व करी जाती थी, यानी गैसेस इन द ट्यूब कुड बी ऑब्जर्व्ड एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज। उस जो ट्यूब में जो गैस भरी गई थी उसका ऑब्जर्वेशन, परीक्षण कैसे किया जाता था, कहेंगे वेरी लो प्रेशर और एट वेरी हाई वोल्टेज। वहां पे एक शब्द लिखा गया था पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब होती है, यानी थोड़ी बहुत गैसेस रहेंगी वो आयनाइज होंगी, वही कैथोड, उसी से क्या होगा, जब आयनाइज होंगी तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जाते थे। ठीक, इसके बाद कैथोड रे पता चलता था कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डू नॉट, किस पे डिपेंड नहीं करती थी, डू नॉट डिपेंड ऑन किस पे, मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसमें क्या इलेक्ट्रोड है इसके बारे में कुछ इस पे डिपेंड नहीं करती थी, और कौन सी गैस उस ट्यूब में भरी गई है इस पे भी डिपेंड नहीं करती थी। और इनका जो बिहेवियर था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ठीक वैसा ही था जैसा कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल करते हैं, इसलिए इसका क्या नाम दे दिया गया था, इलेक्ट्रॉन। आगे बता रहे हैं चार्ज टू मास रेशियो किसने दिया था? जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने दिया था। इन्होंने ये बताया कि डेविएशन ऑफ चार्ज पार्टिकल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ पार्टिकल। जब इसको बैलेंस किया तो चार्ज टू मास रेशियो जो आया वो था E/m 1.7 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। 1.7 इंटू 10⁻11 ठीक ना, कूलाम पर किलोग्राम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने बताया था? आर ए मिलिकन ने। किसने? आर ए मिलिकन ने बताया था। आर ए मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इसको बताया था। और चार्ज आया कितना था सबको पता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। मास आया था, ये लगे हाथ, इन्होंने मास का भी पता किया था, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक, इसके आगे अब चलते हैं। आगे हम लोगों ने देखा था यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कैनाल रे, जिसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी जानते हैं इसमें कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होती है। क्या होती थी ये कैनाल रे? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और उसमें आपने पढ़ा भी था लेक्चर में या किताब में लिखा भी हुआ है कि मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब से इसको फिर इसके एक्सपेरिमेंट करके किया गया था इसको, मतलब कैथोड जब मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब करी गई थी तो उसमें जो गैसेस भरी गई थी उसके बाद एनोड से जो है वो रेज निकली थी और कैथोड की तरफ गई थी। ठीक, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस इन द ट्यूब, जो गैस भरी जाती है उसके नेचर पे उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। इनका जो E/m का रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो, वो फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है गैस पे कि कौन सी गैस उसमें भरी गई है। और आखिर में जो खुद एनसीईआरटी में बताया गया है, यहां पर देखिए कि जो सबसे हल्का मतलब एटम होता था हाइड्रोजन, उससे निकलने वाला जो पार्टिकल था उसी से कैनाल रे, उसी को बोला गया प्रोटॉन। ठीक है ना, जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल जो था। यहाँ पे पेज नंबर एकदम एनसीईआरटी से है, पेज नंबर देखिए यहाँ पे, स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयंस वाज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वाज कॉल्ड प्रोटॉन, उसको प्रोटॉन कहा गया। ठीक, उसका न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, चैडविक ने इसको बताया था। किसने? चैडविक ने।
चैडविक ने क्या किया, जिसको चैडविक ने डिस्कवर किया था बाय बम्बार्डिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, बाय बम्बार्डिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, किस पे, ऑन थिन शीट ऑफ बेरिलियम, किस पे भैया, थिन शीट ऑफ बेरिलियम पर। आगे बता रहे हैं एक चार्ट था जिसमें सारा कुछ बताया गया था कि चार्ज, मास और डिस्कवरी किसने डिस्कवरी की थी। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन पे प्लस का यही चीज एकदम सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल यानी जीरो। मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg यानी किलोग्राम में, इसका 1.672 लिखा हुआ है, इसका थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी आप लगभग मिला के आप बोल सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻27 kg और 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इसको रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन को खोजा था, इसको इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन को चैडविक ने। आगे बताया गया था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसके कई नाम दिए गए थे, एक था प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। इस मॉडल की खास बात यह थी कि जो इसमें इन्होंने बताया कि वाटरमेलन जो होता है उसके सीड की तरीके इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो उसमें जो गूदा बसता है यानी कि जो पूरा मटेरियल है वो स्फेरिकल यानी पूरा एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, है ना। उस तरह से प्रोटॉन पूरे में यानी कि पॉजिटिव चार्ज आयंस पूरे में बिखरा होता है और जगह जगह। पूछा जाता था कि ये क्या करता है, कहेंगे कि ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करता था। कहां फेल हो गया, क्योंकि ये नेचर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं बताता था, तो ये फेल हो गया था। रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम आया, रदरफोर्ड न्यूक्लियर नसाब आया था। ये देखिए न्यूक्लियर यानी कि ये क्या था, प्लेनेटरी मॉडल पे बेस्ड था, है ना, जिसमें सन के चारों तरफ प्लेनेट जो है रिवॉल्व करते हैं उसी पे बेस्ड था। इसका एक्सपेरिमेंट का नाम था इनके अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इससे क्या डिस्कवरी हुई थी, न्यूक्लियस की। इससे क्या डिस्कवरी हुई थी, न्यूक्लियस की। आगे चलते हैं। अब आगे था हमारे पास कि एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, उसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो एटॉमिक नंबर Z से डिनोट करते थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम। उसका मास नंबर जिसको A से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसी को बोला जाता था नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। कहा जाता था किसी एलिमेंट को अगर डिनोट करना तो यहाँ Z लिखते थे और यहाँ E लिखते थे। उसके बाद आया आइसोटोप्स। क्या होता था, आइसोटोप्स वो होते हैं सेम एलिमेंट, देखिए लिखा सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए लिखा सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन में देखिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, है ना, यहाँ पे 1 1 1 यानी इनका जो सेम एलिमेंट है, चूंकि एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, डिफरेंट क्या होगा, केवल मास नंबर 1 2 3। इस तरह ऑक्सीजन में 8, सब कुछ सेम, 16 17 18 16 17 18। इसी तरह से कार्बन में 6 वाला सब रहेगा, लेकिन यहाँ 12 13 और 14। इस तरह क्लोरीन में 35 और 37। और इस सबसे खास बात क्या थी कि यहाँ पे कार्बन जो 14 वाला यानी कार्बन 14 वाला ये रेडियो एक्टिव होती है, कार्बन डेटिंग में इसी का यूज किया जाता है। और जो ये ट्राइटियम है ये भी रेडियो एक्टिव नेचर होता था। आइसोबार्स क्या होते हैं, कहेंगे डिफरेंट एटम्स हैविंग सेम मास नंबर। जैसे एग्जांपल आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम 18 19 20 40 40 40, है ना, 18 19 20 40 40 40। उसका कार्बन और नाइट्रोजन 6 7 14 और 14। ये क्या है, देखिए मास नंबर इसके सेम है। आयरन और निकिल 28 या 58, या 26 या 58। आगे बता रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, डिफरेंट स्पीसीज हैविंग सेम इलेक्ट्रॉन, यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। जैसे सोडियम प्लस, मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम +3, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2। ये सब क्या है, ये सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं और ये क्या हो जाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल आपने इसके बाद पढ़ा, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल यानी कि इसके क्या कमियां थी, रदरफोर्ड मॉडल के दोष क्या थे। तो सबसे पहला दोष तो यही था कि वो जो रदरफोर्ड ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इस तरीके से, ठीक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी मैक्सवेल की, उन्होंने ये कहा कि एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट करता है रेडिएशन, और उसके रेडिएशन एमिट करेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म होती रहेगी, और खत्म होगी तो ये तुरंत आके स्पाइरली इस तरह से आके घूमते हुए इस पे गिर जाना चाहिए। तो इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए,
इस कुल मिला के स्टेबिलिटी ऑफ एटम यानी कैसे स्टेबिलिटी क्या है इनकी, इसके बारे में नहीं बता पाए। ठीक है ना, आगे बता रहे हैं। अब हम लोग क्या आगे पढ़ेंगे, ये ड्रॉबैक था। उसके बाद फिर से देख लीजिए इसको एक बार पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल, यानी बोहर परमाणु मॉडल, यानी बोहर की एटॉमिक मॉडल की क्या थ्योरी थी, क्या पृष्ठभूमि थी उसके बारे में। ठीक है ना, तो उसमें आता है सबसे पहले ड्यूअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन, यानी रेडिएशन के ड्यूअल बिहेवियर, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। तो हम सबसे पहले अब डिस्कस करने जा रहे हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब आगे चलते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कौन सी थ्योरी, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इसमें यह बताया गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि जो जितने भी रेडिएशंस होते हैं उसमें सब मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितने स्पेक्ट्रम होते हैं, एक को बोला गया देखिए राम आई लव यू, राम आई एल यू एक्स वाई, यानी रेडियो वेव जिसको लॉन्ग रेडियो एनसीईआरटी में लिखा गया, ऑडियो वेव जिसको रेडियो वेव उन्होंने लिखा है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, और यहाँ पे लाइट विजिबल जो देखने के काम आती है, और ये यूवी अल्ट्रावायलेट। ठीक है ना, और उसके बाद जब इन्होंने रिलेशन बताया कि ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जितने हैं सब के सब जब वैक्यूम में ट्रेवल करेंगे तो एक स्पीड ऑफ लाइट पता चली कि इसी स्पीड से ट्रेवल करेंगे, वैक्यूम में सब इसी स्पीड से ट्रेवल करेंगे, और उसको बोला गया स्पीड ऑफ लाइट, है ना, सी से डिनोट किया गया। न्यू लैम्डा कितना होता है, न्यू लैम्डा, यानी रेडिएशन की स्पीड, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन की वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, तो कहेंगे C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। एकदम याद रखेंगे, देखिए जहां पे ये लिखा हुआ कि व्हाट इज न्यू, कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। और उसके बाद एक टर्म आया था वेव नंबर, वेव नंबर जिसको न्यू बार से डिनोट किया गया था, 1/लैम्डा होता है। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े थे वो आया था क्या, पार्टिकल नेचर, कौन सा, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और उसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसको मैक्स प्लैंक ने बताया था। किसने, मैक्स प्लैंक ने। एक ग्राफ आया था इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के बीच और साथ ही साथ वेवलेंथ के बीच, तो उस ग्राफ में जो कर्व था वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता था एट हायर टेम्परेचर, इधर की तरफ, है ना, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता था, इसलिए T2 इज ग्रेटर देन T1 बताया गया है। उसके बाद इन्हीं मैक्सवेल साहब ने बताया कि जो एक टर्म आता है क्वांटम, क्या आता है, क्वांटम। इन्होंने कहा कि स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होती है किसी रेडिएशन में, उसे हम क्वांटम कहेंगे, यानी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नोन एज क्वांटम। क्या कहेंगे उसे, क्वांटम। और उस क्वांटम की जो एनर्जी होती है वो h न्यू होती है, क्या होती है, h न्यू। और फिर जब ये बात पता चल गई तो मैक्सवेल भैया को हम लोग कैसे भूल जाएं, hc बाई लैम्डा, कितना, यहाँ पे न्यू की वैल्यू रख देंगे hc बाई लैम्डा, क्या हो जाएगा, hc बाई लैम्डा। E इज इक्वल टू h न्यू, E इज इक्वल टू h न्यू। E क्या है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, E क्या है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, h प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, hc बाई लैम्डा। C क्या है, ये इसकी रेडिएशंस की जो लाइट है, जो रेडिएशन की स्पीड है उसके बारे में बात कर रहे हैं, लैम्डा वेवलेंथ है। किसमें यूनिट आती है, या तो जूल में या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी इस एनर्जी की यूनिट, या तो जूल में या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। H 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, H क्या हो जाएगा, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। H क्या है, 6.62 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, 6.662 ऐसे लिखा जाता है, हम 6.661 लिखे हैं। 6.6 इंटू 10⁻34, 34 माइनस का 34 जूल सेकेंड। E इज इक्वल टू एच न्यू, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, E इज इक्वल टू एच न्यू, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। एनर्जी इन्होंने बताया कि क्वांटाइज्ड होगी, यानी h न्यू हो सकती है, 2h न्यू, 3h न्यू। जैसे कि सीढ़ी पर आप रखेंगे तो एक पैर एक जगह फिक्स रहेगा, दूसरा उसके बीच में नहीं रख सकते, यानी किसी भी रेडिएशन, जब भी कोई रेडिएशन निकलेगा तो उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड रहेगी, है ना। ठीक, आगे चलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे क्या आ जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको फट से नोट करिए। आगे चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद हम लोगों ने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें पढ़ा था हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट और आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन। हर्ट्ज ने बताया कि वहां पर एकदम याद होगा आपको पूरी तरीके से, एक मेटल की सरफेस थी, इस पे आता था रेडिएशन और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता था। तो यहाँ पर जो रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन या ब्राइटनेस, इसको हमने कहा था कि आप नंबर ऑफ फोटॉन समझिए। क्या समझिए, नंबर ऑफ फोटॉन, और हर फोटॉन की एनर्जी अपनी फिक्स होती है, तो जो रेडिएशन पर्टिकुलर निकालेंगे उतने नंबर, यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ फोटॉन आप इसको समझ लीजिए। पहले पूरी बात सुन लीजिए, फिर उसका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से आप समझिए एनर्जी,
फ्रीक्वेंसी समझिए एनर्जी, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू एनर्जी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर से बात करेगा, यानी नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेगा तो उसकी यानी इसी को इंटेंसिटी को क्या हम कहेंगे, यहाँ पे इंटेंसिटी को क्या कहेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन। यानी नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है तो इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है तो फ्रीक्वेंसी, एनर्जी यानी फ्रीक्वेंसी से बात करेगा, नंबर से बात करेगा। नंबर ऑफ फोटॉन इक्वल टू है क्या, इंटेंसिटी। अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मतलब जिसकी एनर्जी अब कांस्टेंट हो गई, उनकी लाइट की वोल्टेज या इंटेंसिटी बढ़ाई जाए तो बताइए क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट की इंटेंसिटी घटाई जाए तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कहेंगे कम होंगे। बात समझ में आ गई, बिल्कुल। अगर आपसे ये कहा जाए कि नंबर ऑफ फोटॉन वाली जो इंटेंसिटी फिक्स्ड है, इंटेंसिटी क्या है उसकी, फिक्स्ड है, लेकिन हम एनर्जी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होगी। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी थी। और जो सबसे मजेदार था उसमें ये नोट्स थे, ये आपके न्यूमेरिकल को एकदम हलवा कर देंगे। क्या कर देंगे, हलवा, बिल्कुल आराम से। कैसे, सी देखिए, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा हमने पढ़ रखा, बिल्कुल सर जी पढ़ रखा। ई इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा पढ़ रखा, बिल्कुल पढ़ रखा। ई इज इक्वल टू क्या, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, इसको क्या पढ़ते हैं, एनर्जी ऑफ रेडिएशन। एच प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी, और यहाँ लैम्डा इज वेवलेंथ, सी इज स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ रेडिएशन, ठीक ना। E इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। उसके बाद जो आइंस्टीन ने रिलेशन बताया था, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, यानी जो एनर्जी ऑफ फोटॉन वो हमेशा कंजर्व रहेगी, मास ऑफ कंजर्वेशन का रूल लगेगा। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा, पहली बात ये, इसमें अगर ये एच न्यू है और यहाँ से टकराया तो कुछ एनर्जी ये लेगा एच न्यू नॉट, उसके बाद जो बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में चली जाएगी। यही बात इन्होंने, आइंस्टीन ने खूब आराम से समझा दी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी यूनिट आ सकती है और जूल में आ सकती है। जहां पर काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ, देखिए आप जहां पर देखिए क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mEV², वेलोसिटी, वो वेलोसिटी है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। एच न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ, एच न्यू एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटॉन, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटॉन। ये क्या, एच न्यू नॉट, पूरा एच न्यू नॉट मिला के क्या हो जाएगा, कहेंगे पूरा एच न्यू नॉट मिला के हो जाएगा भैया वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन ऑफ, कहेंगे वर्क फंक्शन क्या होता है, कहेंगे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन। इसमें न्यू नॉट क्या है, कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू की आप वैल्यू चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई यहाँ पे लैम्डा नॉट, उसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जो कि मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, ठीक है ना, बिल्कुल। एच न्यू इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला नया हम लोगों ने सीखा था अपने मन से, एच न्यू इज इक्वल टू क्या, एच न्यू नॉट, यहाँ फिजिक्स में सब मिलेगा, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ वोल्टेज V रखते थे, पोटेंशियल डिफरेंस रखते थे, ठीक है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है क्या, यहाँ चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, इसी फार्मूले का इस्तेमाल। जहां पे V नॉट होता था, देखिए यहाँ पे V लिखा है, इसको स्मॉल बना लीजिए, बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ E इसको कैपिटल रहने दीजिए, रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं। यानी V नॉट ये क्या हो जाएगा, कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिक पोटेंशियल, बिल्कुल आराम से, कोई फॉर्मूला। एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी ये वाली एनर्जी इज इक्वल टू ये वाली एनर्जी प्लस ये वाली एनर्जी, दिमाग लगाना ही नहीं, एकदम। एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी है क्या, एनर्जी, सीधी सी बात। हमने कहा था इसको आप ऐसा ही समझ के चलिए, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, उसकी बात चलिए। इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन आप कम ज्यादा कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी आपने फिक्स रख दी, जैसे हमने कहा 10⁻14 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी, 5 × 10 लिख दीजिए, ठीक है, फिक्स रख दी। अब इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा कर रहे हैं, क्या काइनेटिक एनर्जी कम ज्यादा होगी, नहीं होगी। कहां होगी, पागल है का, अरे ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कम ज्यादा होगी। क्या कम ज्यादा होगा, नंबर्स कम ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन के नंबर्स। कहेंगे इसकी वैल्यू आप कम कर दीजिए, 5 × 10⁻5 का 4 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए अब नंबर ऑफ फोटॉन एमिटेड कम हो जाएंगे। और इंटेंसिटी बदल गई, इंटेंसिटी बदल गई, एनर्जी बदल जाएगी। जैसे ही, अरे सॉरी, फ्रीक्वेंसी बदल गई, फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो एनर्जी बदल जाएगी उनकी, ठीक, एकदम याद है, बिल्कुल। उसके बाद नंबर 6 हम लोग का जो ट्रिक था, नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पूछा जाए, या पूछा जाए जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस से पूछा जाए, नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन बताओ, या नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन पर सेकेंड, यानी कहीं से लाइट डाली जा रही है और सोर्स से फिर फोटॉन निकल रहे हैं, उसकी बात करी जाए, यानी किसी सोर्स से, मतलब किसी सोर्स से फोटॉन कितने निकल रहे हैं, यानी नंबर ऑफ
यहाँ पे फोटॉन लिख दीजिए, एमिटेड, नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन पर सेकंड बाय अ सोर्स, या फिर नंबर ऑफ इनकमिंग फोटॉन पर सेकंड, इसको हम n से डिनोट कर लेंगे और n इज इक्वल टू पावर अपन एनर्जी ऑफ फोटॉन कर देंगे। यानी पावर या तो रेडिएशंस की, जिसने पावर का हो 50 वाट 100 वाट जितना दे वो, या पावर ऑफ सोर्स हम कह सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटॉन वो निकाल लेंगे। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन है क्या, hc बाई लैम्डा, तो हम इसको भी यूज कर लेंगे, पावर इंटू लैम्डा अपॉन hc, पावर इंटू लैम्डा अपॉन hc। पावर एनर्जी अपॉन टाइम होती है, वाट होता है, जूल पर सेकंड होती है। और सबसे मजेदार इसमें याद रखने वाली बात थी, ये देखिए hc की वैल्यू आप हमेशा, अगर आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, नैनोमीटर को आगे एंगस्ट्रॉम में भी चेंज कर सकते हैं, जैसा सवाल होगा उस हिसाब से, 1240 हम लिखें, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, 1200 यानी 1240 भैया क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। hc की वैल्यू 20 इंटू 10 टू पावर 20 इंटू 10 टू पावर माइनस का 26, 10 देखिए 20 गुणे 10 के पावर माइनस 26 है ना, 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 26 जूल मीटर में, किसमें, जूल मीटर में। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से फार्मूले सारे देख लीजिए, ये वाले से क्वेश्चन खूब आए हुए हैं नीट में एकदम, और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको, ये वाली वैल्यू हर जगह आपको इस्तेमाल करनी है, बस कुछ नहीं, आंख बंद करके ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करिए और फार्मूले एकदम सही से रखिए, आपके आंसर एकदम सही सही आएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं बोहर्स मॉडल की तरफ। ठीक, आगे चलते हैं, बोहर के कुछ पोस्टुलेट थे। बोहर के पोस्टुलेट ये थे, बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमेगा और उस सर्कुलर पाथ में घूमेगा जिसकी एनर्जी और रेडियस फिक्स होगी। हमने कहा ठीक है भैया, हमें क्या करना, जहां मन वहां घूमे, बस एनर्जी और रेडियस फिक्स होगा। इस सर्कुलर पाथ को बोहर ने कहा ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट या अलाउड एनर्जी स्टेट, अलाउड एनर्जी स्टेट। और अलाउड स्टेट से एक बार सवाल आ चुका है, ठीक है, तो अलाउड शब्द पे आप ध्यान रखें, अलाउड, ठीक है ना, इसको उन्होंने बता दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट, एनर्जी हमेशा कभी चेंज नहीं होगी, इन ऑर्बिट डज नॉट विद चेंज विद टाइम, यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। और खास बात इन्होंने ये बताई कि जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर, मतलब एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरे स्टेशनरी स्टेट में, मतलब लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाता है, तो यहां से जब जाएगा, देखिए जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए भाई, यहां से अपने हायर स्टेट में जाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो जितनी, मान लेते हैं अगर इस स्टेट की लोअर वाले की E1 है और इसकी E2 है, तो इसके डिफरेंस के बराबर ही एनर्जी लेगा, है ना, कितना ऑब्जर्व करेगा, E2 माइनस E1 अमाउंट की एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, यानी डेल्टा E इसी को कहेंगे। अगर ये यहां से यहां आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, यानी एमिट करेगा, तो इसको एब्जॉर्ब लिखेंगे और यहाँ पे क्या, इसको एमिट, इसको क्या लिख देंगे, एमिट, यानी कितना एमिट करेगा और कितना, जब यहां से यहां जाएगा यानी लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, यानी लोअर से हायर में, तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब, कितना, यानी जिस स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस, यानी इन दोनों स्टेट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी उसको चाहिए। इसको क्या चाहिए भैया, उतनी एनर्जी रिलीज करके, इसमें क्या रिलीज करके वापस चला आएगा। तो इन्होंने बताया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड या एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन होगी ये ड्यूरिंग ट्रांजिशन, है ना, ये क्या होती है, डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू या hc बाई लैम्डा से निकालेंगे, और न्यू इज इक्वल टू डेल्टा E बाई एच, डेल्टा E बाई एच, इसी फार्मूले का इस्तेमाल किया गया, E2 माइनस E1 बाई एच, इसी को बोला गया फ्रीक्वेंसी, बोहर फ्रीक्वेंसी रूल। क्या बोला गया, बोहर फ्रीक्वेंसी रूल, बोहर का फ्रीक्वेंसी रूल है ये। और चौथी बात उन्होंने बताई, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्या मतलब था कि MVR L से डिनोट करिए चाहे J से डिनोट करिए, है ना, MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, n इज इक्वल टू 1 2 3, जहां पे क्या था, एक इंटीजर थे, ठीक है ना, पूर्णांक संख्याएं थी n। इस और इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन उसे ऑर्बिट में मूव करेगा या रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इस बात को, एक एक बात आप याद रखिए, लेक्चर्स में सारा कुछ डिटेल में बताया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद आएगा बोहर्स थ्योरी। बोहर्स थ्योरी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, बोहर्स थ्योरी। सबसे पहले हम लोगों ने जिसमें पढ़ा था रेडियस ऑफ ऑर्बिट, क्या पढ़ा था, रेडियस ऑफ ऑर्बिट या फिर स्टेशनरी स्टेट बोला जाएगा,
ठीक है, या अलाउड स्टेट, Rn से डिनोट कर लेंगे। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, किसके लिए? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, सभी के लिए फॉर्मूला एक ही याद रखेंगे, बार बार क्यों फॉर्मूला बदले। जैसे हीलियम प्लस लिथियम प्लस बेरिलियम प्लस 3, देखिए +2 + 3 है ना, बिल्कुल ये हीलियम प्लस लिथियम +2 बेरिलियम +3, ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, ये हाइड्रोजन लाइक आयन। उसके बाद यहाँ फॉर्मूला क्या था? Rn = 0.53, उसके बाद n² z, 0.53 किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में। किस में भैया? एंगस्ट्रॉम में, ये याद रखिएगा, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में आएगा, ठीक, किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में। 0.53 n² उसमें रेडियस में n² ऊपर रहता है, z नीचे रहता है, रेडियस में n² ऊपर, z नीचे, इसी तरह से पढ़ाए भी थे। 0.53 इंटू n²/z, 0.53 इंटू n²/z, n² ऊपर रहता है। देखिए एनर्जी में क्या होता है? z² ऊपर n² नीचे, इसमें z का स्क्वायर नहीं होता, इसमें z का स्क्वायर, रेडियस में z का स्क्वायर नहीं होता, n का स्क्वायर होता है। n क्या है? कहेंगे n इज अ नंबर ऑफ ऑर्बिट या फिर स्टेशनरी स्टेट है। z क्या है? कहेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ एटम या फिर जो आयन है उनकी बात करेंगे, ठीक। n क्या है? देखिए 2 बार लिखा हुआ, एक बार यहाँ एक बार वहां, यहाँ सबके लिए, एक बार ये सबके लिए अलग अलग लिख दिया है, बिल्कुल। जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा था वो दे रखा था कि इस फॉर्मूले से एक्सप्रेस्ड एज लिखने बाद Rn = A0 n², जहां A0 बोला जाता है 52.9 पिकोमीटर में, किसमें? पिकोमीटर में, ठीक है ना। ये मीटर उटर बेसिक मैथ में हम एकदम झटके में बता देंगे, उसमें टाइम नहीं लगता, ठीक है ना। ये n = क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिट या सेल बोला जाए या स्टेट बोला जाए, ठीक, ये हो जाएगा। Rn = क्या? रेडियस है, ये क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, Rn से डिनोट किया गया है। 0.53 इंटू n²/z, n²/z 0.53, 53.53, 0.53 n²/z, n² ऊपर रहता है, n² ऊपर रहता है, यही भूलता है, गारंटी है कि एनर्जी में और इसमें यही भूलेगा, n²z, और यहाँ यही भूलेगा, ये एकदम 100% बता रहे हैं, ये भूलेगा आपको। अब इसका यूज कहां करेंगे भैया? Rn देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? n² के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इसके। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग कंपैरिजन में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ एटम A और यहाँ दिया हुआ एटम B, जिसका वैल्यू यहाँ पे एटॉमिक नंबर Z1, इसका एटॉमिक नंबर Z2, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, ये बताया गया कि N1 ऑर्बिट में, ये N2 ऑर्बिट में। तो बताइए R1 और R2 में क्या रिलेशन है? कहेंगे R1/R2 = N1/N2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म है, इंटू Z2/Z1, Z2/Z1, एकदम याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अब आ जाइए एनर्जी ऑफ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, वही वाला, यही सब आएगा, 75 बार यही आएगा। एनर्जी क्या होती है? माइनस, देखिए जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में। जूल में जब RH लिख देंगे, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी भी यूनिट अलग अलग आई है, मीटर में अलग, जूल में अलग, सेंटीमीटर में अलग, ठीक है ना। तो हम यहाँ जूल में रखेंगे। देखिए यहाँ एनर्जी क्या? -RH Z²/n² जूल। जब RH रखेंगे तो जूल में RH = कितना? 2.18 इंटू 10⁻⁻18, 18, ठीक है ना, माइनस का 18 जूल। देखिए RH = 2.18 इंटू 10⁻18, क्या लिखेंगे? RH Z²/n², एनर्जी में Z² ऊपर रहता है, n² नीचे, Z² ऊपर, n² नीचे। एनर्जी का कंपैरिजन में भी इसका इस्तेमाल हम करेंगे, अभी रुकिए 1 मिनट। अब उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगा? कहेंगे -13.6 यानी 13.6, n²/z वो वही रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, याद रखेंगे बिल्कुल। z क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ एटम या फिर आयन है। n क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिट या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। 1 जूल = 10⁻7 अर्ग होता है। कहीं पर अगर एक सवाल आया था, पूरा प्राचीन काल में हमने देखा ना, वहां पर अर्ग में पूछा गया, तो जूल में निकाल के अर्ग में बदल लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए कंपैरिजन कैसे करेगा, इसमें इसके केस में एनर्जी के 2 एटम हैं, अलग अलग 2 आयंस या एटम जो भी हो, E1/E2 कैसे कर लेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल था। कंपैरिजन करने जानते हैं? आता है सवाल, एकदम भौचक जाते हैं लोग, कैसे कहाँ लगे, कैसे लगेगा? अरे E1/E2 भैया, ई सब एकदम कट उठ जाएगा, ये सब नहीं बचेगा, केवल मैटर इन्हीं में रहेगा, केवल इनमें बचेगा। तो क्या हो जाएगा? जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, यानी Z1/Z2 का होल स्क्वायर, और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, N2, देखिए N2/N1 का होल स्क्वायर। ये कर लेते हैं भैया, नीट की तैयारी है, ये छोड़ेंगे नहीं इतना आसानी से।
हर ट्रिक हर फार्मूला एकदम जबान पे लेके चलना है, याद रखेंगे आप। उसके बाद आती है बात किसकी, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, एनर्जी लेवल डायग्राम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। चलिए इतना तुम नोट कर लीजिए जल्दी से, आगे चलते हैं। हम लोग पढ़े थे एनर्जी लेवल डायग्राम। जब ये सब हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट के लिए एनर्जी क्या होगी, बोहर एनर्जी का रूल लगाकर, तो हमको एनर्जी लेवल मिले थे, यानी एनर्जी सबकी पता चल गई थी। इसलिए हम एक एनर्जी लेवल डायग्राम भी बना लिए थे। उस एनर्जी लेवल डायग्राम की सबसे खास बात क्या थी कि ये बहुत कुछ बताने वाला था। क्या बताने वाला था कि सबसे पहले एन का नंबर यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट, या सेल कह लीजिए या स्टेशनरी स्टेट कह लीजिए, ठीक। n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इस तरह से सवाल पूछा जाता है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड, ठीक, इस तरीके से। अगर आपसे पूछा जाए सेकंड एक्साइटेड स्टेट तो आप क्या कहेंगे, n इज इक्वल टू थर्ड। अगर आपसे कहा जाए n इज इक्वल टू थर्ड तो आप कहेंगे सेकंड एक्साइटेड। यानी जिस तरीके सवाल की भाषा को बिना समझे अंधाधुंध नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, जब एनर्जी का रूल हमने फार्मूला सेट किया, ये वाला पीछे अभी पढ़ के आ रहा है ना, माइनस का 13.6, यही तो था 13.6, उसका जेड स्क्वायर उसमें ऊपर आता है, एन स्क्वायर नीचे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब आप पहले के लिए निकालेंगे, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, पांचवें में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 13.6 जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 13.6, 3.4 माइनस, देखिए इसके लिए क्या 13.6 माइनस का 3.4 माइनस का 1.51, इसके बाद 0.85, उसके बाद 0.54। इसको याद रख लेना है हमेशा के लिए। अब आपसे पूछा जाता है एनर्जी गैप की, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाने में कितनी एनर्जी लेगा, 10, 12, 12। पहले तो याद रख लीजिए। देखिए पहले से दूसरे के, पहले से दूसरे के बीच का गैप, पहले से तीसरे के बीच का गैप, पहले से चौथे के बीच का गैप, ज्यादातर इन्हीं से सवाल पूछे गए, है ना। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां नहीं मिलेगा तो फिजिक्स वाले में मिल जाएगा। जब फिजिक्स आप पढ़ेंगे एटम, तो वहां जब वो वाला क्वेश्चंस लगाएंगे तो वहां पे मिलेगा। यानी कितना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद इसमें कितना 12.09 यानी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक इसी तरह से जब आप इसमें निकालेंगे तो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जेईई में पूछा गया था। ठीक, आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए इसमें से कौन से में इलेक्ट्रॉन निकलना या मतलब इस स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना पॉसिबल है या नहीं। तो भैया एनर्जी तो क्वांटाइज्ड है, बिना इतना लिए निकलेगा नहीं, इतना तो तय है। बिना इतना लिए, अगर इसको यहां से यहां जाना है तो बिना इतना लिए निकलेगा नहीं। कहेंगे इतना हमने दिया था, इससे ज्यादा हो चलेगा, ले लेगा, बाकी को छोड़ देगा, है ना। यानी जैसे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हमने कहा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दो, वो खुद से अपना यहां से यहां गया, बाकी 10 जहां मनो वहां जा। क्योंकि 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आप देंगे तो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन आपने 10 दी तो सिर्फ इसमें से इसमें जाएगा, 12 दी तो यहां से उठ के यहां जाएगा, यहां से यहां आएगा। अन्य जितना लेके, मतलब मान लिया 12 वोल्ट हमने दिया, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां तो जा ही सकता है, यहां से यहां सीधे जाएगा, ट्रांजिशन इन्हीं के बीच होगा। और जब यहां से यहां जाएगा तो कितनी एनर्जी चाहिए उसको, 12.09, और जब वापस आएगा तो इतनी एनर्जी इमिट करके आएगा। इस एनर्जी लेवल डायग्राम से ये सब हम सीखते थे। इसके बीच डेल्टा E इज इक्वल टू 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इसके बीच का 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है दूसरे और चौथे के बीच। ठीक, यहाँ पे तीसरे और चौथे के बीच में एक बार जेईई में फिर पूछा गया है, 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ये सब आप सेट करके बैठ गए। अब जो ये ट्रांजिशन हो रहे हैं यहां से वहां, वहां से वहां, इस तरीके से, उसमें उसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट आप करेंगे, डेल्टा E कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए अगर कोई एटम है, आपसे कह दिया जाए कि हाइड्रोजन लाइक एटम है, वो फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट में गया, तो डेल्टा E बताइए। इसका मतलब चेंज इन एनर्जी बिटवीन एनी टू स्टेट, यानी फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6। ये माइनस माइनस हट जाता है, ठीक है ना, कंपेरिजन करने में। ये देखिए क्या हो जाएगा, ये एकदम बिना दिमाग लगाए करेंगे तो हो जाएगा, दिमाग लगा देंगे सब गड़बड़। क्या हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस का 1/n फाइनल स्क्वायर, जहां n इनिशियल को n1 भी लिख सकते हैं, यानी लोअर, n1 जो भी रहेगा वो लोअर स्टेट रहेगा, n फाइनल जो भी रहेगा n2 वो कैसा रहेगा, हायर स्टेट रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यानी इसको, ये वाला तो आप एकदम फिक्स कर लीजिए, सिर्फ यही बदलता जाएगा, ये वैल्यू बदलती जाएगी, ये आपकी जो है ना फिजिकल क्वांटिटी वो बदलती जाएगी। देखिए इसको आप सिर्फ इतने को फिक्स करिए, ये इतने को जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में ये, इन ब्रैकेट ये याद रख लिया। अब देखिए क्या आएगा वेव नंबर, तो ये वाला फिक्स रखिए, देखिए हमने ये वाला फिक्स रख दिया, यहाँ RH रख दीजिए, बस हो गया। ठीक,
यानी वेव नंबर पूछा जाएगा कि इस रेडिएशंस में कितने वेव नंबर, मान लीजिए कोई वेव निकले रेडिएशंस में वेव होगी, वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, यही सब तो होगा, तो उसमें वेव नंबर भी होगा। तो वो वेव नंबर क्या होगा, तो कहेंगे 1/, देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को ऐसे डिनोट कर लेते थे, ये हो जाएगा ये वेव नंबर होगा, 1/λ RH रख देंगे यहाँ पे Z²। अब यहाँ RH की वैल्यू हमने अभी बताया था ना पीछे, कि हमने बताया था RH की वैल्यू 109677 सेंटीमीटर में आएगी। RH की वैल्यू यहाँ, क्योंकि यहाँ RH की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर कौन सी RH की वैल्यू रखेंगे, कहेंगे ये वाली रखेंगे, ये वाली, ये देखिए ना बहुत खूबसूरत वाली, ये 18, ये वाली जूल में। जब ये और लगा हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब 13.6 रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी वैल्यू, RH इसी की जगह रख देंगे तो जूल में आएगा। किसमें आएगा आंसर, जूल में। एकदम साफ साफ एनसीईआरटी वाले लिखते हैं, एकदम कहीं कुछ नहीं, साफ सुथरा उनका काम रहता है, इतना पढ़ो इससे ज्यादा नहीं, नीट और जेईई यहीं से आना। बिल्कुल आगे चलते हैं, एकदम समझ में आ रही, बिल्कुल। अब आगे बता रहे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, देखिए ये हो गया वेव नंबर एंड वेवलेंथ की बात हो गई, ये हम कह सकते हैं वेव नंबर, यहां से वेवलेंथ, यानी वेव नंबर एंड वेवलेंथ हो गई। कोई दिक्कत है क्या, वेव नंबर एंड वेवलेंथ हो गई। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, तो ये देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला उसी एनसीईआरटी में कैलकुलेशन में जब आप जाएंगे तो वहां चुपचाप लिखा पड़ा है, छुपा हुआ, 3.29 × 10⁻15 Z², 1/N² 1/N2²। इसको याद रख लेंगे, किसको, इसको। देखिए ये वैल्यू खाली बदलती जा रही है, ये फिक्स है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक सबके लिए। अगर हाइड्रोजन बोल जाए तो Z=1 रख लीजिए, एटॉमिक नंबर ही तो है उसका 1 होता है, बात खत्म। यूनिट इसकी हर्ट्ज में आएगी। ये हो गया नंबर 3। नंबर 4, अगर आपसे रिलेशन पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है उनमें क्या हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी नेगेटिव टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका मतलब एक चीज याद रख ले, काइनेटिक एनर्जी, बाकी सब हम निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी हाफ ZE², जहां ZE क्या है, चार्ज अपन R, जो कि जूल में आएगा। ठीक, इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा। नंबर 5, आयनाइजेशन एनर्जी पूछ लिया जाए तो भैया आयनाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, आयनाइजेशन का मतलब देखिए यहां से अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है या जो भी हो, यहां से निकल के कहां जाना है, यहां पूरे एटम से जब तक वो बाहर नहीं निकल जाएगा तब तक हम कहेंगे ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया तो कहेंगे आयनाइज। आयनाइज का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन अपने एटम से निकलकर बाहर n=∞ पे चला जाए जिसकी एनर्जी 0 है। जब आप ये रखेंगे, इनके बीच का एक्सचेंज निकालेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी निकल कर आएगी क्या, 13.6। अब की बार यही वैल्यू पॉजिटिव में, किसमें, पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, क्योंकि यहां से यहां तक कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, 13.6, क्योंकि इसकी एनर्जी के बराबर है। ये एनर्जी गैप, इसके बीच का एनर्जी गैप अगर देखें तो कितना आ जाएगा, देखिए एनर्जी गैप यही वाला तो आएगा, कितना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगा गैप। इसी गैप के बराबर आप एनर्जी दे देंगे तो आयनाइज हो जाएगा आइटम। ये हाइड्रोजन का है। अगर आपसे पूछा जाए दूसरे में था, इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में था, ये देखिए लिखा है n=2 में, तब कितना देंगे, कहेंगे इसी को पॉजिटिव कर दीजिए, उतना दे देंगे, 3.4 यानी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहेंगे चौथे में था तो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दीजिए, उतना। कहेंगे हाइड्रोजन लाइक था, कोई हीलियम था, तो कहेंगे यहां पर हाइड्रोजन लाइक था यानी हीलियम था, मान लेते हैं हीलियम था, कह रहे हैं हीलियम अपने थर्ड ऑर्बिट में उसके पास इलेक्ट्रॉन था, वहां से वो आयनाइज होना चाहता है। वहां से जब आयनाइज होना चाहता तो भैया ये देखिए इसको चुपचाप रखेंगे, जेड की वैल्यू रखेंगे। कहां से आयनाइज होना चाह रहे हो भाई तुम, बताओ ना हमको। कहेंगे 3 से, ले 3 रख दिया, 4 से 4 रख देंगे, क्या दिक्कत है, पढ़े लिखे हम लोग ऐसे थोड़ी है ना, भौकाल मचा देंगे, अभी शुरू हुआ है मामला, ठीक है एकदम। भाई साहब कंपैरिजन अगर आपसे करना हो, 2 एटम हो, एक ए एक बी, और उसके बीच में आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन अगर आएगा, सवाल पूछा गया कंपैरिजन पे भी, I1 I2 = Z1/Z2 का होल स्क्वायर इंटू N2/N1 का होल स्क्वायर, इसको याद रख लेंगे। ठीक इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब देखिए यानी जो वो इलेक्ट्रॉन, ये सब एनर्जी किसके बारे में थी, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, इस तरीके से कर रहे हैं, उसमें रेडिएशंस के बारे में सब कुछ था, है ना। जो रेडिएशन था उसके पास एनर्जी थी, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ, उसका सब कुछ था। अब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा उसकी वेलोसिटी 2.2 × 10⁻⁶ Z/n, Z एटॉमिक नंबर, n ऑर्बिट। वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी पूछ लिया गया था, अभी 2022 जेईई में फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड भी पूछा गया है, 2 लोगों को मिला के, यानी इसका कंपैरिजन भी करने में आता है। कंपैरिजन करना हो तो वही ν1 ν2 या फिर टाइम पीरियड T1 T2। ठीक, तो टाइम फ्रीक्वेंसी कितना, Z², देखिए न्यू
जेड के, अगर न्यू का स्ट्रक्चर देखें तो वी लाइक बनेगा और वी लाइक बनेगा, होता तो कुछ और अलग बात है, हम लोग मतलब अपने जुगाड़ पे चलते हैं बिल्कुल। यानी वी जेड के बराबर, जेड के बराबर नहीं उसके पास है, यानी जेड स्क्वायर। न्यू में क्या जेड स्क्वायर पहले आ जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, टाइम पीरियड इसका उल्टा हो जाएगा। एकदम एक एक चीज याद रखिए और उसके बाद देखिए एक कुछ सवाल गलत नहीं होगा, ये सारे सवालों को लगा देगा, है ना। आप लेक्चर नहीं देख पाते, आपके पास टाइम नहीं, हमें पता है, तो हमारे पास भी टाइम ज्यादा नहीं है, नहीं मतलब हमारे पास बहुत है। हम सब एकदम पहले पढ़ाएंगे, फिर उसका रिवीजन नोट उसका जाएगा एकदम आखिरी, और उसके बाद सवाल देखिए आप लगाइए, एक एक चीज जहां जो ना समझ में आए इस वक्त तुरंत जाइए वो लेक्चर पे पहुंचिए, एक एक हेडिंग एकदम डाले हम उसमें करके, क्या बोलते हैं वो उसमें उस पे जिस पे लिख के आता है उसी पे लिखा रहता है हमारा, तो उसी पे करके डाल देते हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एकदम आराम से पढ़िए, सब याद करा देंगे। देखिए पढ़ने को सब पढ़ते हैं, किताब भी समझ भी गया, सवाल याद जिसका रहेगा काम उसी का बनेगा। पढ़ने और समझने के बाद आखिरी काम बचता है याद करना, ठीक। तो हम पढ़ाएंगे समझाएंगे, वो लेक्चर में मिलेगा और ये याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सब याद रखिएगा, वेव नंबर फ्रीक्वेंसी, कुछ नहीं आपको इसको बदलना है और क्या करना है, कोई काम है नहीं उसके पास, है ना। अब आगे चलते हैं, हम लोग का आएगा क्या, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये एक जबरदस्त और धांसू पार्ट है इसका, उसके बाद आज का लेक्चर ओके हो जाएगा, फिर इसका रिवीजन नेक्स्ट लेक्चर में छोटा सा, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, तब तक इसको नोट करिए फट से। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में आपने देखा था कि जैसे ही लाइन स्पेक्ट्रम की बात करी गई थी तो कुछ सीरीज मिली थी, उन सीरीज का नाम रखा गया था, यानी हमने थोड़ी रखा, वो लोग अपना नाम खुद रख लिए थे, लाइमन, बाल्मर, पास्चर, ब्रैकेट, फंड। यानी ये क्या थी, लाइमन, बाल्मर, पास्चर, ब्रैकेट, फंड, ये सीरीज के उनके नाम थे। लाइमन कब, जब N1 से और कहीं ट्रांजिशन हो, है ना, और कहीं ट्रांजिशन हो, यानी कहीं से N1 में लाइन आए, यानी कहीं से इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांजिशन, इस ट्रांजिशन मतलब समझते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया तो रेडिएशन से निकली, और वो रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रीजन की थी। देखिए कितना सिंपल है, वो रेडिएशन कहां थी, अल्ट्रावायलेट, यानी कहीं से फर्स्ट में आए, कहीं से पहले में आ जाए, कहीं से पहले में आ जाए, है ना, इस तरीके से, या यूं कह सकते हैं पहले से कहीं जाए, पहले से कहीं जाए, ठीक, पहले से कहीं आए चाहे जाए, कितने कौन सी रीजन निकलेगी, कौन सी जो रेडिएशन निकलेगी वो किस टाइप की होगी, अल्ट्रावायलेट। तो पहले से कहीं जाए या कहीं आए, तो यानी N1 इक्वल टू, इसके लिए लोअर सबसे लोवेस्ट नंबर क्या होगा इसके लिए, N1 1, N2 2 3 4, इस तरीके से। कौन सी सीरीज, लाइमन, रीजन, अल्ट्रावायलेट, बात समझ में आ गई। ठीक इसी तरह से बाल्मर, यानी कहीं से दो में आए या दो से कहीं जाए, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए दो, ये 3 4 विजिबल वाली, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से कहीं जाए दो से, तो कौन सा जो रेडिएशन निकलेगा वो किस रंग का होगा, विजिबल का, किसमें लाई करेगा वो, विजिबल का, ठीक। विजिबल मतलब समझते हैं ना, लाइट, हाँ वेरी गुड। पास्चर, N इज इक्वल टू 3, यहां से 4 5, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड में, ठीक है ना, इसी तरह से ब्रैकेट, और ये अब पूछा जाए अगर ये स्पेक्ट्रल लाइन के किससे डिनोट करते हैं, इसको किससे एक्सप्रेस करते हैं, कहेंगे वेव नंबर से। अभी तो पढ़ के आ रहे हैं, वेव नंबर 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू कितना, आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर 1 अपॉन N2 स्क्वायर। अब आर, यहाँ आर की वैल्यू कितनी क्या रख देंगे, 10⁻⁷, तो यूनिट किसमें आ गई, मीटर इनवर्स में। मिला लीजिएगा, वहां ऐसा तो नहीं पता चले, हमारी आदत है कहीं सेंटीमीटर लिख के भूल जाते हैं मीटर इनवर्स लगाना, वो सब चेक को कर लीजिएगा, मोस्टली सही हो जाता है, खाली बोलते तो वही है ना, बिल्कुल। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अगर पूछी जाए कि मान लीजिए 5वें से पहले में आया, जेईई मेंस में यही पूछ लिया गया था अब की बार 2022 में, कि 5 से लेके 5 से ग्राउंड स्टेट में आ जा रहा है, कहां से, 5 से ग्राउंड स्टेट में, तो बताइए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो फॉर्मूला था N2 का, हमने पहले बताया हायर स्टेट वाला है, N1 लोअर स्टेट है, यानी N2 माइनस N1 ब्रैकेट में N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2, DIC को बोलते हैं डेल्टा एन, यहाँ पे डेल्टा एन प्लस, ये देखिए डेल्टा एन अगर हम इसको कह लें तो डेल्टा एन प्लस 1/2, यानी डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2, इसको याद रख लेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाए, एकदम आसान है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। आगे चलते हैं, अब इसके बाद ये रेशियोज कितने थे, यानी इनके फ्रीक्वेंसीज के और इनकी जो वेवलेंथ थी, इनकी मैक्सिमम और मिनिमम, उनका रेशियो क्या था, उसका एक चार्ट जो आखिरी में हमने बताया था उसको देखते हैं। चलिए अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, लाइमन, बाल्मर, पास्चर, ब्रैकेट और फंड, इसमें क्या था। चलिए अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मान लीजिए मैक्सिमम एनर्जी या मिनिमम वेवलेंथ वाली, ठीक, वेव, अगर आपसे पूछा जाए कि लाइमन की मिनिमम वेवलेंथ
और लाइमन की मैक्सिमम वेवलेंथ बताइए कितनी होगी। ठीक, लाइमन में मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ, या बाल्मर में मिनिमम और मैक्सिमम पूछ लिया जाए, या पास्चन में मिनिमम मैक्सिमम पूछ लिया जाए। ठीक, या कह दिया जाए पास्चन की मिनिमम और लाइमन की पास्चन की मिनिमम और लाइमन की मैक्सिमम का रेशियो बताइए। तो ये सब लफड़ा खत्म। कैसे? ऐसे देखिए यहाँ पे क्या, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ मैक्सिमम एनर्जी मतलब मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम एनर्जी का मतलब मिनिमम वेवलेंथ 1/r। इसके लिए देखिए अगर आप ये समझ पा रहे हो मिनिमम एनर्जी और उसमें फ्रीक्वेंसी और उसमें रिलेशन, तो आपको याद होगा अभी हम याद करवाए थे कि E इज इक्वल टू था h न्यू, या फिर इस इक्वल न्यू की जगह hc बाई लैम्डा। तो देखिए इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो है, अगर एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक वही कहानी। तो भैया एनर्जी कम और मैक्सिमम वेवलेंथ जब आप लाइमन में देखेंगे तो आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इसकी, यानी n2 जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी एक शब्द बोले मिनिमम वेवलेंथ की बात करी जाए या फिर मैक्सिमम एनर्जी की बात करी जाए तो n2 सबका इनफाइनाइट हो जाता है। n2 सबका क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। या थोड़ा करेंगे n2 इनके लिए इनफाइनाइट, जब मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम एनर्जी की बात करी जाए n2 सबका इनफाइनाइट, n1 जिसका जो होता है 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5। वैल्यू देखिए कितना सिंपल है, सब याद रखना। इसमें देखिए 1/r, उस ऊपर वाले में 3 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 4। देखिए 3 इसमें जोड़ दिया, 4 आ गया। इसमें कितना दी, यहां से यहां 5 जोड़ दीजिए, देखिए 9 आ जाएगा। इसमें 7, देखिए ये रीजनिंग है, रीजनिंग का सवाल है एसएससी वाला। ठीक, इसमें कितना जोड़ दे, देखिए एकदम कितना है 7, 9, बस मिल गया। याद करेंगे हम लोग, इतना मजाक है, सस्ते में लेते हैं एनसीईआरटी वाले नहीं, वो बताते हैं सही निकाल लिया करो यार, इतना तो मेहनत से हम लोगों ने लिखा है, इतना दिमाग तो आ ही गया होगा तुम लोग के पास। ये ऐसे बोलते हैं, हमसे तो यही कहते हैं। हम कहे ठीक है सर जी, हम निकाल लेंगे इतना तो। ठीक, कैसे? 1/r, ये देखिए 3 जोड़ दिए, 4/r, 9/r, 16/r, 25/r, 1/r, 4/r, 9/r, 16/r, फिर 25/r, एक झटके में बात खत्म। ये मिनिमम का हो गया, मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम एनर्जी। अब जो सवाल आया था वो अब की बार 2022 में फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम में पूछ लिया था कि इसको फ्रीक्वेंसी यानी न्यू बार यानी वेवलेंथ, कि उन्होंने कहा कि ये इन द टर्म ऑफ, उसको बोला भी गया साफ साफ, फ्रीक्वेंसी बाकायदे लिखे हुए हैं, न्यू मैक्स की यूनिट वो दे रखे हैं। तो इसी का उलट देंगे, क्या कर देंगे इसको उल्टा, r/4, r/9, r/16 और r/ ये। उन्होंने कहा कि वेव नंबर इन द टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी इस तरीके से। तो ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, वेव नंबर मैक्सिमम, वेव नंबर मैक्सिमम इन द टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, r/4, r/9, r/16, r/25। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए जेड हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, तो जहां r है ना, r इसी के साथवा यही के, देखिए यहीं पर जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। जहां जिसका पूछ लिया जाए, अगर हाइड्रोजन लाइक का पूछ लिया जाए तो यहीं पे जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हाइड्रोजन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जहां जिसका पूछ लिया जाए। अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया कि हमारे पास हीलियम है, क्या है? हीलियम आयन है, उसके लिए पास्चन की मिनिमम वेवलेंथ बताइए, पास्चन की मिनिमम वेवलेंथ 9/r इंटू जेड स्क्वायर, 2 दूना 4, 9/4r, बात समझ रहे हैं? 9/4r, ये आ जाता आंसर हल्के में। अरे इसे किसे, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। वो निगाह होनी चाहिए पढ़ने की, है ना? विनाश नहीं होगा, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। क्या जेड स्क्वायर, ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया एकदम फिट। अब आगे बता रहे हैं, यहां पे देखिए मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ का क्या रिलेशन है? इसके लिए क्या होगा, n1 सबका अपना होगा, यानी इसका n1 1 2 3 4 5, n2 ठीक उसके आगे वाला, यहाँ पे 2 3 4 5, ये तो सीख गए बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन में आप उससे मैच कराएंगे, आ जाएगा। अब आ जाइए, कितना होगा देखिए, अब सबसे याद करने का 3r 5r 7r 9r 11r, नीचे तो ये फिट हो गए, एकदम बैठ गए लोग। क्या हो जाएगा? 3r 5r 7r 9r 11r, यानी 3r 5r 7r 9r 11r, ये हो जाता है। ऊपर 4 कैसे आ जाए, इसी का तो स्क्वायर करना। देखिए इसका स्क्वायर, 2 दूना 4, 1 का स्क्वायर, यहां पे क्या करना 2, देखिए यहां पर क्या होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, देखिए 2 दूना 4, 3 3 का 9, 4 का 36। यहां पे देखिए इसका, तो इसका मतलब ये ऊपर खाली स्क्वायर करते लिख के जाना है जो जिसके हैं। इसमें क्या कर देंगे 3 3 का 9, अगले 4 4 का 16, देखिए
आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 3 3 9, 16 9 144। ये देखिए 4 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, रीजनिंग है ये रीजनिंग एसएससी में आता है। ये पे ये देखिए, ये देखिए 400। यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। ये देखिए ये आंसर हो जाएगा। इसको उलट दीजिए, मैक्सिमम मिनिमम वाला मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी के टर्म में, यानी मिनिमम 3 बटे यानी 3/4r, 5 यानी 5r बटे 36। और ये याद रखिएगा, जब ये r नीचे हो यानी 4 बटे r, ये होता है अपान में r होता है, एकदम साफ साफ लिखा है r/9 इस तरीके से। अगर आपने 4/3r पढ़ लिए तब तो गलत हो जाएगा, 4/3r पढ़ना होगा, 36/5r पढ़ना होगा, 144/7r पढ़ना होगा। पढ़ने का तरीका बदलिए, है ना। आ जाइए, ये देखिए कितना सिंपल हो गया, सबका निकल गया एक झटके में। रेशियो पूछा जाता है 4 देखिए यहाँ पे इसका और इसका, मैक्सिमम और मिनिमम का, 2 हमने बता दिया, बाकी आप लोग इससे जितना चाहें सब निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में सवाल आएगा कि लिथियम लाइक था, और लिथियम लाइक के लिए कहेगा कि मैक्सिमम वेवलेंथ बताइए बाल्मर की। ऐसे सवाल पूछता है, आपको लगेगा और यार कितना टफ है। कहां टफ है, एकदम नहीं टफ है। फिजिक्स में पूछता है, फिजिक्स में खास तौर से जब आप एटम चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स में तो नीट एग्जाम में खूब पूछा गया। कहेगा कि बाल्मर लिथियम के लिए, किसको लिए, लिथियम आयन के लिए, कह रहा है लिथियम आयन के लिए। देखिए लिथियम +2 के लिए, ये लिथियम +2 के लिए आपको बताइए, लिथियम +2 जो कि 3 होता है, ठीक है, जिसका नंबर क्या होता है 3। बस ये सब आप तो बचपन में रट के आए हैं। 3 के लिए, इसके लिए बाल्मर यानी ये वाली मैक्सिमम वेवलेंथ, है ना, बाल्मर की मैक्सिमम वेवलेंथ, और पास्टन की या चाहे ब्रैकेट की मिनिमम वेवलेंथ बताइए। तो जो हमने कहा कि आपको इसमें जेड पता चल गया, क्या पता चल गया, जेड पता चल गया। तो जहां आर है उसी के ठीक लगा के एकदम लिखना, ये इंटू जेड स्क्वायर, बस खत्म काम। जहां जिसका पूछा जाए जेड स्क्वायर हो जाएगा वो, यानी 9/r इंटू जेड स्क्वायर। उसमें समझ पा रहे हैं हमारी बात, बिल्कुल। तो ये रहा ये फर्स्ट पार्ट रिवीजन का, एकदम आखिरी वाली सीरीज जो चल रही है उसका पहला ये रिवीजन हो चुका। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी कुछ क्वांटम टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ हम लोग चले थे ऑफ एटम, उसको नेक्स्ट में, वो भी 5-10 मिनट का होगा, इससे ज्यादा का होगा, है ना। तो एकदम इसको हम लोग अब थोड़ी देर बाद या टाइम मिलेगा ही नेक्स्ट में डाल देंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। एकदम रट के बैठ जाइए, आओ नीट आओ। थोड़ा सा हम लेट हुए ना, मतलब मामला यह कि अब अकेला सब कुछ, बहुत कुछ काम हो जाता है भाई, है ना। उसको पढ़ो, उसको बनाओ, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, हिंदी है में, इंग्लिश में, मतलब इस तरह हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, जो काम शुरू किए उसको हम छोड़ते नहीं, उसको पूरा कर ही के निपटाते हैं एकदम हर हाल में, चाहे जितना टाइम लगे पूरा कर देंगे। जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन बहुत मजा आएगी। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।